हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लासेस में अभी तक हमने रिलेशन एंड फंक्शन में जितने भी सीबीएसई के आपके टॉपिक्स हैं वो सभी कंप्लीट कर लिए। ठीक है। अभी आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम आपके जेई के जितने भी टॉपिक हैं रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड। रिलेशन तो हमने साथ में ही कवर किया है, मतलब जो आपका जेई वाला जो रिलेशन का जो जेई वाला पार्ट है वो तो हमने अभी तक कवर कर लिया है। ठीक है। बाकी जो फंक्शन का कुछ ऐसा पार्ट है जो आपके सीबीएसई में नहीं है और जो आईआईटी जेई में है, अब आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम वो सब कवर करेंगे। तो फंक्शंस के अंदर दो सबसे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके सीबीएसई में नहीं है और जेई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है डोमेन एंड रेंज। ठीक है। ये जो दो टॉपिक हैं ये सीबीएसई में नहीं दिए गए हैं। डोमेन एंड रेंज थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है। तो वो तो सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट था। मतलब सीबीएसई की अगर बात करें तो डोमेन एंड रेंज का सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है और आईआईटी जेई में बहुत अच्छे खासे मतलब अच्छे लेवल तक का डोमेन एंड रेंज आता है। डोमेन एंड रेंज का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हमने स्टार्टिंग में किया था जब हमने ये चैप्टर फंक्शन शुरू किया था। ग्राफ वगैरह किए थे हमने, सारे ग्राफ किए थे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, सॉल्विंग डिफरेंट इनइक्वेशंस, ये सब टॉपिक हम कर चुके हैं पहले। स्टार्टिंग में हमने ये सब टॉपिक किए थे ना, जब हमने ग्राफ बनाए थे तो उस समय भी हमने डोमेन एंड रेंज का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन किया था। तो अब हम फुल फ्लैज आपका आईआईटी जेई मेंस एंड एडवांस लेवल का टॉपिक डोमेन शुरू करेंगे। ठीक है। तो ठीक है, चलो शुरू किया। सबसे पहले हमने डेफिनेशन लिखा, डोमेन ऑफ एनी एक्सप्रेशन इज सेट ऑफ ऑल acceptable values of variable x। या इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूं, और करके मैं एक दूसरा डेफिनेशन भी लिख सकता हूं। डोमेन ऑफ एनी एक्सप्रेशन इज सेट ऑफ अलाउड, या ऐसे लिख लो, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच आउटपुट इज डिफाइंड। ये बात ठीक है। देखो, किसी भी फंक्शन का डोमेन निकालने का मतलब है कि हमें वेरिएबल एक्स का मतलब होता है इनपुट की। किसी भी फंक्शन का डोमेन निकालने का मतलब है कि हमें वेरिएबल एक्स या इनपुट की वो सभी एक्सेप्टेबल वैल्यूज बतानी है जिसके लिए आउटपुट डिफाइंड है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने लिखा y इज इक्वल टू 1/x² - 1। ठीक है। तो मेरे लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, x का फंक्शन क्या है मेरे पास, 1/x² - 1 है। y को मैं fx लिख सकता हूँ, फंक्शन ऑफ x। तो ये मेरा फंक्शन है, इसका मेरे को डोमेन बताना है, इस फंक्शन fx का डोमेन बताना है। तो मैं x की वो सारी वैल्यूज बताऊंगा जिसके लिए आउटपुट डिफाइंड है। जैसे मान लो मैंने x का वैल्यू यहाँ पे 10 डाला, 1/x² - 1 में x का वैल्यू 10 डालने पे आउटपुट y का वैल्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। क्या आएगा? 1/10 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1/99 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 10 डालने पे आउटपुट मिला या नहीं मिला? आउटपुट मिल रहा है, इसीलिए x इज इक्वल टू 10 डोमेन के अंदर रहेगा। तो डोमेन का मतलब है कि x की वो सारी वैल्यूज बता दो जिन x की वैल्यूज पे आउटपुट डिफाइंड है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं x का वैल्यू 0 डाल सकता हूँ क्या? x का वैल्यू 0 डाल के देखना। x का वैल्यू 0 डालोगे तो आउटपुट में आ जाएगा -1। तो ठीक है, x इज इक्वल टू 0 भी डोमेन के अंदर रहेगा। अच्छा, x का वैल्यू 1 डालना है, यहाँ पे x का वैल्यू 1 डालोगे तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये तो 1/0 आ जाएगा। 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो x का वैल्यू 1 डालने पे आउटपुट y का वैल्यू नहीं मिला, तो इसीलिए x इज इक्वल टू 1 डोमेन के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसी तरीके से x का वैल्यू अगर मैं -1 डालता हूं तो 1/0 आएगा। x का वैल्यू -1 डालो, -1 का स्क्वायर -1, 0 आ जाएगा। तो x का वैल्यू -1 डालने पे y का वैल्यू डिफाइंड नहीं है, इसीलिए x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1 डोमेन के अंदर नहीं रहेगा।
तो इसका डोमेन आ जाएगा। डोमेन कैसे निकालते हैं वो हम आगे करेंगे। अभी डोमेन ऑफ एफ एक्स विल बी, इसको हम ऐसे लिखेंगे, विल बी x बिलोंग्स टू, x का वैल्यू क्या क्या रहेगा, x का वैल्यू क्या क्या रहेगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक का सारा वैल्यू रहेगा एक्सेप्ट कौन कौन सी वैल्यू को हटा के, -1 and 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल रियल एक्सेप्ट -1 and 1। x की सारी वैल्यूज रहेंगी, मतलब x का जो वैल्यू रहेगा वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर रहेगा एक्सेप्ट 1 and -1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इंफिनिटी से -1, -1 पे ओपन लगा दिया तो -1 हो गया, एक्सक्लूड यूनियन -1 से 1, यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो इसके अंदर क्या आ गया, माइनस इंफिनिटी से -1 तक की सारी वैल्यूज आ गई, -1 नहीं आया, -1 से 1 तक के बीच वाली सारी वैल्यूज आ गई, और 1 से लेके इंफिनिटी तक की सारी वैल्यूज आ गई। 1 को हमने एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि हमने ओपन ब्रैकेट लगाया है। तो कैसे भी लिख सकते हो आप डोमेन, ठीक है, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, या ऐसे लिख लो, एक ही बात है। ये एक सेट है, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन का डोमेन बताने का मतलब है सेट ऑफ ऑल एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स। वेरिएबल एक्स मतलब इनपुट की वो सारी वैल्यूज जिस पे आउटपुट डिफाइंड है, वो सारी वैल्यूज डोमेन के अंदर रहेगी। एक्स की वो सारी वैल्यूज जिस पे आउटपुट डिफाइंड नहीं है, वो सारी वैल्यूज डोमेन के अंदर नहीं रहेगी। ये बात ठीक है। चलो कुछ नोट पॉइंट लिखे, नोट पॉइंट्स। फर्स्ट नोट पॉइंट हमने लिखा, टू फाइंड डोमेन ऑफ 1/fx। 1/fx की डोमेन निकालने के लिए हम क्या कंडीशन लगाएंगे, देखो पहला कंडीशन तो होगा 1/fx का डोमेन निकालना है तो fx खुद तो डिफाइन होना चाहिए ना, fx शुड बी डिफाइंड। पहली कंडीशन तो ये आ गई कि fx डिफाइन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन आ जाएगी कि fx शुड नॉट बी इक्वल टू 0, fx 0 नहीं बनना चाहिए। fx 0 क्यों नहीं बनना चाहिए, क्योंकि fx डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए। डिनोमिनेटर अगर 0 बनेगा तो ये ओवरऑल क्वांटिटी 1/fx नॉट डिफाइन बन जाएगा। डोमेन बताने का मतलब है कि हमें x की वही वैल्यू तो बतानी है जिस पे आउटपुट डिफाइंड होना चाहिए, मतलब मेरा जो फंक्शन है वो नॉट डिफाइन नहीं बनना चाहिए। ये बात ठीक है। सेकंड पॉइंट आप ऐसे देखो, स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स अगर मैंने लिखा है, स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स के लिए क्या कंडीशन लगाओगे, पहला कंडीशन तो एफ एक्स खुद डिफाइन होना चाहिए। एक्स की वो वाली वैल्यू जिसपे एफ एक्स ही डिफाइन नहीं है, वो वाली वैल्यू तो डोमेन के अंदर नहीं रहेगी ना। जिसपे मतलब एक्स की वो वाली वैल्यू लेंगे जिसपे एफ एक्स को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एंड एफ एक्स का वैल्यू नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगा तो वो इमेजिनरी बन जाएगा। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो रियल फंक्शंस होते हैं, मतलब उनका डोमेन, उनका इनपुट भी रियल वैल्यू, रियल नंबर रहेगा और आउटपुट भी रियल रहेगा, ठीक है। इनको रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं जिसका आउटपुट रियल हो। तो हम रियल वैल्यूड फंक्शन अभी पढ़ रहे हैं, तो आउटपुट रियल कब आएगा, जब स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। आगे आप ऐसे देखो, एफ एक्स के ऊपर अगर मैं किसी भी फंक्शन एफ एक्स के ऊपर मैंने कोई 2m पावर टाइप कोई फंक्शन 2m पावर रेज कर दिया, मतलब एफ एक्स के ऊपर, अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका मतलब ये है कि इवन रूट ऑफ एफ एक्स। तो इसके लिए वही कंडीशन रहेगी, ये वाली जो हमने अभी सेकंड में लिखी है, एफ एक्स शुड बी डिफाइन, मतलब x की वो वाली वैल्यू लेंगे जिसपे एफ एक्स को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर एफ एक्स के ऊपर हम कोई ऑड पावर रेज कर दें, 1/2m + 1 पावर रेज कर दें, 2m + 1th रूट ऑफ एफ एक्स, इसके लिए क्या कंडीशन होगी, इसके लिए एफ एक्स शुड बी डिफाइंड। एफ एक्स तो डिफाइन, पहली ये तो कंडीशन मस्ट है कि फंक्शन एफ एक्स खुद डिफाइन होना चाहिए, और यहां पे सेकंड कंडीशन कुछ है नहीं, क्योंकि एफ एक्स कैन बी नेगेटिव
पॉजिटिव और 0। fx कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो ये सेकंड तो कंडीशन कुछ नहीं है, ठीक है, सेकंड को तो भूल जाओ, बस ये सिर्फ एक ही कंडीशन रहेगी। ये ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, चलो कुछ एग्जाम्पल लिख लिए। जैसे मान लो मैंने लिखा x-3 का स्क्वायर रूट, तो इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? पहली कंडीशन तो होनी चाहिए कि x-3 शुड बी डिफाइंड, x-3 खुद डिफाइन होना चाहिए, x-3 खुद डिफाइन होना चाहिए। तो x-3 तो हमेशा ही डिफाइन होता है, तो यहाँ से तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यू मिलेगा। x-3 के अंदर तो मैं x की दुनिया की कोई भी वैल्यू ले जाके पुट कर सकता हूँ ना, x-3 तो x की दुनिया की सारी वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। और दूसरा कंडीशन हम लगाएंगे x-3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा x बिलोंग्स टू 3 से इंफिनिटी। इस इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 का इंटरसेक्शन लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 टेकिंग इंटरसेक्शन। अच्छा, इंटरसेक्शन क्यों ले रहे हैं? इंटरसेक्शन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। दोनों कंडीशंस के बीच में एंड है ना, पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए एंड सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो डोमेन आ जाएगा x बिलोंग्स टू 3 से इंफिनिटी। ये बात ठीक है? ठीक है, चलो। अगर मान लो मैं फोर्थ रूट ऐसे लिख देता, फोर्थ रूट ऑफ x-3, इसका भी आंसर वही आता है, x बिलोंग्स टू 3 से इंफिनिटी। ये बात ठीक है? क्योंकि इसके लिए भी फोर, देखो स्क्वायर रूट हो या फोर्थ रूट हो, बात एक ही है, कंडीशन तो वही लगेगी ना। अगर मान लो मैं फिफ्थ रूट लिख देता, अब इसके लिए तो सिर्फ इसके लिए एक ही कंडीशन आएगी कि x-3 शुड बी डिफाइंड, x-3 खुद डिफाइन होना चाहिए, x-3 खुद डिफाइन होना चाहिए। तो x-3 तो दुनिया की सारी वैल्यूज के लिए डिफाइन है, तो यहां से तो ऑल रियल वैल्यू होगी और दूसरी कोई कंडीशन होती नहीं। अब देखो, अगर फिफ्थ रूट ऐसे लिखा हुआ है ना, फिफ्थ रूट ऑफ समथिंग, तो ये जो समथिंग है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अच्छा, x-3 नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मान लो फिफ्थ रूट ऑफ मैंने ऐसे -1 लिख दिया, तो इसका आंसर नॉट वो, इसका आंसर इमेजिनरी तो नहीं होता ना, इसका आंसर होता है -1, ठीक है। फिफ्थ रूट, और अगर मैंने फोर्थ रूट ऑफ -1 लिख दिया, दिस इज इमेजिनरी क्वांटिटी, ये इमेजिनरी आएगा। इमेजिनरी क्वांटिटी मतलब नॉन रियल आएगा, ठीक है। ये ठीक है। तो बस अब आप इतना याद रखो कि इवन रूट अगर है तो तब तो फंक्शन होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और अगर ऑड रूट है तो फिर कोई कंडीशन नहीं लगानी, फिर फंक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है अगर ऑड रूट है। यहां तक ठीक है? देख लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 नोट पॉइंट हम लिख चुके हैं, आगे देखते हैं चलो। नेक्स्ट इज फिफ्थ नोट पॉइंट, log fx। अगर ऐसे लिखा हुआ है log fx, बेस कुछ भी b है, बेस मतलब ये क्या है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मान लिया। तो fx पे क्या कंडीशन, पहली कंडीशन तो ये लगाएंगे कि भाई fx खुद खुद डिफाइन होना चाहिए। x की वो वाली वैल्यू जिस पे fx खुद ही डिफाइन नहीं है वो तो डोमेन के अंदर नहीं रहेगा, fx खुद डिफाइन होना चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन आ जाएगी fx शुड बी ग्रेटर देन 0। लॉग का जो आर्गुमेंट होता है, इसको आर्गुमेंट बोलते हैं, लॉग का आर्गुमेंट क्या होता है, पॉजिटिव होना चाहिए। मान लो अगर ऐसा कुछ आ जाए log fx, आर्गुमेंट इज fx एंड बेस इज gx, तो इसमें बताओ क्या क्या कंडीशन लगाएंगे। पहला, हाँ बताओ, fx शुड बी डिफाइंड। पहली बात तो x की वो वाली वैल्यू जिस पे फंक्शन fx डिफाइन नहीं है, वो वाला तो डोमेन के अंदर रहेगा ही नहीं। x की वो वाली वैल्यू जिस पे gx डिफाइन नहीं है, उस पे कभी आउटपुट मिलेगा नहीं मिलेगा, fx और gx खुद डिफाइन होने चाहिए। थर्ड कंडीशन, आर्गुमेंट की कंडीशन आ जाएगी fx पॉजिटिव होना चाहिए, फिर बेस की कंडीशन आ जाएगी gx ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एक पांचवा कंडीशन और आ जाएगा gx नॉट इक्वल टू 1, बेस 1 नहीं होना चाहिए। इन पांचों कंडीशंस का हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन लेके जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा हमारा डोमेन। ये बात ठीक है? वो आ जाएगा हमारा डोमेन।
चलो ठीक है, आगे लिख लिया। आगे अब आप ऐसे देखो कि आपको मैंने फंक्शन लिख दिए y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स, टेन एक्स, सीकेंट एक्स, कोसीकेंट एक्स, कोटेंजेंट एक्स। इन सब के आपको डोमेन पता होना चाहिए। इसका डोमेन बता दो। डोमेन का मतलब है एक्स का एक्सेप्टेबल वैल्यू बताएंगे। हाँ, इन सब का डोमेन बताना है। साइन एक्स का डोमेन क्या होगा? साइन एक्स के अंदर तो मैं एक्स का कोई भी वैल्यू ले जाके पुट कर सकता हूँ, ऑल रियल। कॉस एक्स के अंदर भी कोई भी वैल्यू ले जाके पुट कर सकता हूँ। टेन एक्स का डोमेन क्या होगा? ये हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? दीज आर डोमेन। याद होनी चाहिए ये सब। टेन एक्स का डोमेन क्या होता है? अच्छा, टेन एक्स के अंदर मैं 90 डिग्री ले जाके पुट कर सकता हूँ क्या? टेन एक्स के अंदर 90 डिग्री या पाई बाय 2 ले जाके पुट नहीं कर सकते, क्योंकि 10 पाई बाय 2 या 10 90 डिग्री तो नॉट डिफाइन होता है। तो 10x के अंदर x का कौन कौन सा वैल्यू एक्सेप्टेबल है, 10x के अंदर कौन कौन सा x का वैल्यू मैं ले जाके पुट कर सकता हूं जिसके लिए आउटपुट डिफाइंड हो। अच्छा, 10 पाई बाय 2 नॉट डिफाइंड, तो पाई बाय 2 डोमेन के अंदर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? पाई बाय 2 डोमेन के अंदर नहीं होना चाहिए। 3 पाई बाय 2, 10 3 पाई बाय 2 भी नॉट डिफाइन होता है। 3 पाई बाय 2 भी डोमेन के अंदर नहीं रहना चाहिए। 5 पाई बाय 2 भी डोमेन के अंदर नहीं रहना चाहिए। माइनस पाई बाय 2 भी डोमेन के अंदर नहीं रहना चाहिए। तो 10x के अंदर x का कौन कौन सा वैल्यू ले जाके मैं पुट कर सकता हूं? ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 2n + 1 पाई बाय 2। सारे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हटा के बाकी जो वैल्यू बच जाएंगी वो 10x की डोमेन आएंगी। सीकेंट x का डोमेन के लिए सीकेंट x नॉट डिफाइन कब बनेगा? जब cos x 0 बनता है। cos x 0 कब बनेगा? 2n + 1 पाई बाय 2 पे। तो इसका भी डोमेन यही आ जाएगा, 2n + 1 पाई बाय 2। कोसिकेंट x का डोमेन निकालने के लिए मैं x की वो वाली वैल्यू कोसिकेंट x के अंदर मैं x की वो वाली वैल्यू पुट नहीं कर सकता जब कोसिकेंट x नॉट डिफाइन बन जाएगा। कोसिकेंट x नॉट डिफाइन कब बनेगा? जब sin x 0 बनेगा। sin x 0 कब बनेगा? sin x 0 कब बनता है बताओ? पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, r माइनस n पाई, ऑल मल्टीपल ऑफ पाई पे। कोटेंजेंट x नॉट डिफाइन कब बनेगा? कोटेंजेंट x का डोमेन बताने के लिए x की वो वाली वैल्यू डोमेन के अंदर नहीं रहेंगी जिन x की वैल्यूज पे कोटेंजेंट x नॉट डिफाइन बन जाए। अच्छा, कोटेंजेंट x नॉट डिफाइन कब बनेगा? कोटेंजेंट होता है cos बाय sin। जब sin 0 बनेगा तो कोटेंजेंट नॉट डिफाइन बन जाएगा। sin 0 बनता है n पाई के लिए। तो ये आ गया डोमेन। ठीक है, चलो एक और पॉइंट लिख दिया। अच्छा, ये तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये तो आपको ग्राफ भी हम आप बना चुके हो। इन सबके ग्राफ तो sin cos tan secant cosecant कोटेंजेंट ये सब तो ग्राफ बना चुके हो। आगे मैं लिख रहा हूँ sin इनवर्स x। ये हमारा अगला चैप्टर है। अगले चैप्टर में हम करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो वहां पे जाके तो हमें डिटेल में पढ़ना ही है, बट अभी तो बस आप अभी तो आपको इनका डोमेन याद होना चाहिए। अभी याद कर लो। ठीक है, रेंज आगे हम रेंज करेंगे तो फिर रेंज भी याद करना है। कैसे आए जो रिजल्ट में लिखने वाला हूं ये कैसे आएगा वो मैं आपको आईटीएफ में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इसका डोमेन होता है -1 to 1, क्लोज -1 to 1। cos इनवर्स x का डोमेन भी -1 to 1 होगा। इसका डोमेन ऑल रियल इसका डोमेन आ जाएगा ऑल रियल एक्सेप्ट -1 to 1। इसका भी डोमेन आ जाएगा ऑल रियल एक्सेप्ट -1 to 1। ठीक है, तो ये मैंने क्या लिखा है? ये मैंने डोमेन लिखा है, रेंज नहीं लिखा। अभी रेंज की बात नहीं कर रहे। ठीक है, एक चीज और ऐसे देख लो कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल -1 to 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो आप एक बात मेरे को ये बताओ, 1 और -1 के बीच वाली सारी वैल्यू तो एक्सक्लूड हो गई, इंक्लूड नहीं हो रही है। -1 और 1 भी एक्सक्लूड हो रहा है। यहाँ पे भी तो वही मतलब है कि ऑल रियल वैल्यूज में से -1 और 1 के बीच वाली सारी वैल्यू हटा दो। अच्छा, ये एक सेट नहीं है, दिस इज नॉट अ सेट, दिस इज नॉट अ सेट, ये एक इंटरवल है। ये बात समझ आ रही है? ये एक इंटरवल है। ऑल रियल में से मैं क्या सबट्रैक्ट कर रहा हूं? -1 और 1 के बीच वाली सारी वैल्यू। ये एक इंटरवल है, बीच वाली सारी वैल्यू सबट्रैक्ट कर रहे हैं।
ये जो लिखा है ना ये एक इंटरवल है, सेट नहीं है। तो -1 और 1 भी एक्सक्लूड होगा एंड -1 और 1 के बीच वाली सारी वैल्यू भी एक्सक्लूड होंगी। ये रिजल्ट कैसे आए हैं? ये रिजल्ट्स ऐसे क्यों आ रहे हैं ये मैं बताऊंगा आपको आईटीएफ में। अभी तो याद कर लो ये बात, ठीक है? याद होने चाहिए, मतलब याद नहीं होंगे तो फिर आप कंडीशन ही नहीं लगा पाओगे। मान लो कहीं साइन इनवर्स एक्स समथिंग दिख जाए तो उस पर कंडीशन तो लगानी आनी चाहिए ना कि साइन इनवर्स एक्स का जो आर्ग्यूमेंट है, ये जो एक्स है, ये कहां से कहां तक होना चाहिए? -1 से 1 के बीच में। ये बात ठीक है? नाइन्थ पॉइंट देख लो, e की पावर x, e की पावर -x, a की पावर x, mod x, ठीक है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, सिग्नम ऑफ x के ऊपर कोई भी ऑड पावर, इन सभी फंक्शंस का डोमेन क्या होता है? इन सभी फंक्शंस का डोमेन होगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल। आप ऐसे देख लो, e की पावर x के अंदर x का मैं कोई भी वैल्यू ले जाके पुट कर सकता हूँ, -∞ से इंफिनिटी तक का कोई भी वैल्यू ले जाके e की पावर x के अंदर ले जाके पुट कर सकते हैं, तो इसका डोमेन ऑल रियल। इसी तरीके से a की पावर x के लिए भी, e की पावर -x के लिए भी, mod x के लिए भी। अच्छा, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि mod x 0, x इज इक्वल टू 0 mod x के डोमेन में रहेगा या नहीं रहेगा? बताओ। mod x का जब मैं डोमेन निकालूंगा तो x इज इक्वल टू 0 रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। mod x के अंदर मैं x का वैल्यू 0 पुट कर सकता हूं या नहीं कर सकता? x का वैल्यू मैं 0 पुट करूंगा तो वो नॉट डिफाइन थोड़ी ना बन रहा है। mod x के अंदर अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट करता हूं तो वो आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा? दे रहा है। mod ऑफ 0 नॉट डिफाइन थोड़ी ना होता है, mod ऑफ 0 इज 0। तो mod x की डोमेन के अंदर x इज इक्वल टू 0 रहेगा और दुनिया की सारी वैल्यू रहेंगी, तो mod x का डोमेन भी आ जाएगा ऑल रियल। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, सिग्नम ऑफ x, ठीक है? अच्छा, ग्राफ देख के भी मेरे को डोमेन बता सकता हूं, मैं ग्राफ देख के भी डोमेन बता सकता हूं। जो मेरा ग्राफ बन रहा है उसका अगर मैं एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन ले लूं तो मेरे को डोमेन पता लग जाएगा। ये बात ठीक है? तो मेरे ख्याल से अब आप कुछ बेसिक फंक्शंस का डोमेन बता सकते हो अभी तक जो हमने किया है। स्टार्टिंग से देख लो, ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ठीक है? अभी हम इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है? नेक्स्ट इज 10th पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। मान लो मेरे को दे दिया जाए y इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, मेरे को डोमेन निकालना है। डोमेन ऑफ y विल बी, अच्छा, दो फंक्शन अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनका डोमेन निकालने के लिए, उनके सम का डोमेन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? डोमेन ऑफ एफ एक्स निकालूंगा, डोमेन ऑफ जी एक्स निकालूंगा और दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है, ठीक है? दो फंक्शन अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, तो उसका डोमेन निकालने के लिए क्या करोगे? दोनों फंक्शंस का इंडिविजुअल डोमेन निकाल के इंटरसेक्शन ले लो। ये जो है ना, दिस इज क्या है? दिस इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब है x की जो कॉमन वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है? इसी तरीके से मान लो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होते, एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स, तो y का डोमेन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? डोमेन ऑफ y विल बी, y का डोमेन निकालने के लिए क्या करोगे? डोमेन निकाल लो एफ एक्स का, d मतलब डोमेन, डोमेन निकाल लो जी एक्स का और दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। इसी तरीके से एफ एक्स है और अपॉन जी एक्स है, इसका डोमेन निकालने के लिए डोमेन ऑफ y विल बी, डोमेन ऑफ y निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? एफ एक्स का डोमेन इंटरसेक्शन जी एक्स का डोमेन, बट एक कंडीशन और लगा दूंगा कि मैं जी एक्स का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। जी एक्स तो डिनोमिनेटर में है ना, जी एक्स 0 थोड़ी ना बनना चाहिए, जी एक्स का वैल्यू 0 नहीं बनना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं? मान लो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं या ऐड हो रहे हैं तो मैं दोनों की डोमेन निकाल के उन दोनों का इंटरसेक्शन ले ले रहा हूं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? सोच के देखो।
दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं fx का डोमेन निकाल लिया, gx का डोमेन निकाल लिया। fx का डोमेन निकालने का मतलब है कि x की वो सारी एक्सेप्टेबल वैल्यूज जिस पे fx डिफाइंड है। gx का डोमेन निकालने का मतलब है कि वो सारी x की एक्सेप्टेबल वैल्यू जिस पे gx डिफाइंड है। अब इनका प्रोडक्ट डिफाइन कब होगा? अच्छा आप ऐसे देखो, मान लो x इज इक्वल टू 1 पे fx को दिक्कत है बट gx को दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 1 fx की डोमेन के अंदर नहीं है बट gx की डोमेन के अंदर है। तो इसके प्रोडक्ट जो रहेगा, प्रोडक्ट फंक्शन जो रहेगा उसकी डोमेन के अंदर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखो प्रोडक्ट मान लो x इज इक्वल टू 1 fx की डोमेन में नहीं है बट gx की डोमेन में है, तो x इज इक्वल टू 1 पे fx तो दे देगा नॉट डिफाइंड, gx कोई एक नंबर दे देगा, तो प्रोडक्ट तो नॉट डिफाइन ही आएगा ना। तो दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डोमेन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका x की सारी एक्सेप्टेबल वैल्यू, gx के लिए सारी x की एक्सेप्टेबल वैल्यूज, दोनों का जो कॉमन आ रहा होगा, क्योंकि दोनों के जो कॉमन x की वैल्यूज होंगी उन्हीं x की वैल्यूज पे fx भी डिफाइन होगा, gx भी डिफाइन होगा, तभी तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी डिफाइन होगा। और एंड सेम फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन। ये बात ठीक है? ठीक है चलो कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं। अच्छा एक पॉइंट और लिख लिया। कितने पॉइंट हो गए थे हमारे पास? लास्ट पॉइंट एक और लिख लिया, ऑलवेज फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन इन ओरिजिनल फॉर्म। नेवर मैनिपुलेट और सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। ये जो पॉइंट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको बच्चे हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं और हमेशा उनका डोमेन का आंसर गलत आता है। ठीक है, मतलब बच्चे हमेशा यही करते हैं कि ना सब कुछ सही किया और तब भी आंसर गलत आ गया। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो इस पॉइंट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसमें मैंने क्या बोला, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन इन ओरिजिनल फॉर्म, नेवर मैनिपुलेट और सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। जिस फंक्शन का वो डोमेन आपसे पूछ रहा है उस फंक्शन को आप सिंप्लीफाई या मैनिपुलेट नहीं करोगे। जिस फॉर्म में उसने क्वेश्चन दिया हुआ है, जिस फॉर्म में उसने एक्सप्रेशन गिवन है, फंक्शन गिवन है, उसी फॉर्म में आपको डोमेन निकालना है। ये बात ठीक है? जैसे देखो फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने दिया आपको, फाइंड डोमेन ऑफ y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। इसका डोमेन निकालना है। ठीक है, एक बच्चे ने तो क्या किया, एक बच्चे ने देखा ठीक है भाई ये पहला फंक्शन मेरे लिए fx का काम कर रहा है, ये दूसरा फंक्शन मेरे लिए gx का काम कर रहा है। हाँ, इसका डोमेन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, हाँ ऐसे देख लो, डोमेन ऑफ fx का डोमेन पहले मैं निकाल रहा हूँ। fx क्या है मेरे पास, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2। इसका डोमेन क्या आएगा बताओ, इसका डोमेन क्या आएगा? इसका डोमेन निकालने के लिए मैं कंडीशन लगाऊंगा कि स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए, तो x का वैल्यू आ गया 2 से इंफिनिटी। फिर मैं डोमेन निकाल दूंगा gx का। gx क्या है मेरे पास, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। इसके लिए क्या कंडीशन लगाएंगे, x प्लस 2 का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2 होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस 2 से इंफिनिटी। ये फर्स्ट, ये सेकंड। fx का डोमेन निकाल लिया, gx का डोमेन निकाल लिया, डोमेन ऑफ y का डोमेन क्या आएगा बताओ, डोमेन ऑफ fx इंटू gx। fx और gx के प्रोडक्ट का डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे ना, 2 से इंफिनिटी एंड माइनस 2 से इंफिनिटी, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू क्लोज माइनस 2 से इंफिनिटी। तो ये आ जाएगा, इंटरसेक्शन लोगे तो आ जाएगा 2 से इंफिनिटी आ जाएगा। इंटरसेक्शन लेना तो आता है ना, 2 से इंफिनिटी
और -2 से इंफिनिटी में कॉमन अगर देखोगे तो 2 से इंफिनिटी तो आएगा कॉमन, इंटरसेक्शन लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इंटरसेक्शन चलो देखो एक बार मैंने लेके दिखा दिया आपको, ये fx के लिए मैं प्लॉट कर रहा हूँ, fx के लिए क्या है 2 0 और यहाँ पे -2 है, 2 से इंफिनिटी मतलब ये आ गया। gx के लिए -2 से इंफिनिटी, 2 और -2 को भी इंक्लूड करना है, 2 एंड -2 को इंक्लूड करना है, तो कॉमन क्या आ रहा है इनमें, कॉमन रीजन क्या आ रहा है -2 से इंफिनिटी एंड 2 से इंफिनिटी में कॉमन रीजन यही तो आ रहा है, यही तो आ रहा है कॉमन, तो आंसर आ जाएगा 2 से इंफिनिटी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो एक बच्चे ने क्या किया, एक बच्चे ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, ये तो हो गया मेथड 1। एक दूसरे बच्चे ने क्या किया, दिमाग लगाया, ठीक है, उसने इसको ऐसे लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है ऐसे लिख दिया। फिर उसने और ज्यादा दिमाग लगाया, उसने ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आइडेंटिटी भी लगा दिया, ठीक है ये कर दिया। अब वो कंडीशन लगाएगा, डोमेन निकालने के लिए वो कंडीशन लगाएगा, ठीक है, डोमेन के लिए कंडीशन लगाएगा कि भाई स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। यहां से तो सो अच्छा चलो ऐसे रहने दो, इसमें फैक्टर बना लो पहले, x प्लस 2 x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अपवर्ड पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला पॉजिटिव होता है आउटसाइड द रूट्स, क्वाड्रेटिक में पढ़ा होगा, माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, ये आ गया आंसर उस बच्चे का। अब दोनों का आंसर अलग अलग आ रहा है, ये तो बोल रहा है 2 से इंफिनिटी, ये बोल रहा है 2 से इंफिनिटी, और ये बोल रहा है माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। तो ये वाला आंसर गलत है, ये आंसर गलत है और ये आंसर सही है। ये आंसर गलत क्यों है, हाँ बताओ, ये आंसर गलत क्यों है, ये वाला आंसर गलत है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है। ये गलत क्यों है, क्योंकि यहां से यहां तक ये आपने क्या कर दिया, मैनिपुलेशन कर दिया। यही मैनिपुलेशन या सिंप्लीफिकेशन करने के लिए तो मना किया गया था, नेवर मैनिपुलेट और सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन इन विच क्वेश्चन इज गिवन। क्वेश्चन जिस फॉर्म में दिया गया उसी फॉर्म में डोमेन निकालना है उसका, मैनिपुलेट नहीं करना, ठीक है। तो डोमेन के हिसाब से ना, डोमेन के हिसाब से देखो, अगर मान लो मैं क्वेश्चन आपको दे दिया y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2, इसका डोमेन तो आ जाएगा x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी। और अगर मैंने आपको क्वेश्चन ये दिया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसका आंसर आएगा माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। तो मैथमेटिकली ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। तो आज इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2, इसको मैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 नहीं लिख सकता, और ये होता भी नहीं है। ये होता है क्या, ये कंडीशन आप मेरे को बताओ, ये कंडीशन हमेशा ट्रू है, नहीं बिल्कुल हमेशा ट्रू नहीं है, हमेशा ट्रू नहीं है, ये बात ठीक है। इसका मतलब ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी हमेशा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी के बराबर नहीं होता, हमेशा होता है क्या, नहीं होता, इसके लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं तब ये होता है, ठीक है। एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी इज नॉन नेगेटिव, ऐसी कुछ ऐसी कंडीशन होती है तब, ठीक है। तो बस आप इतना याद रखो कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 को मैं ये नहीं लिख सकता। तो डोमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब मैथमेटिकली भी अगर हम बात करें तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, इनको एक क्वेश्चन आप नहीं बोल सकते, ठीक है। थ्योरी पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हम कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, लास्ट ईयर आपके जेई के आए हुए क्वेश्चंस, ठीक है। अभी तक तो थ्योरी पार्ट था आपका, इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है हमारा, डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। मतलब इसमें पढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, बस ये तो प्रैक्टिस है आपकी, डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन
समझते हो आप? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने बोला y इक्वल टू साइन ऑफ कॉस इनवर्स ln x। ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके जेई में, मेंस हो या एडवांस हो। अगर क्वेश्चन आएगा डोमेन से 80% चांस है कि वो कंपोजिट से आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है इसमें। क्या करना है, बस आपको कंडीशन लगानी है, इसका डोमेन निकालना है। तो बताओ क्या करें? बताओ इस फंक्शन का डोमेन कैसे निकालें? इस फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए ना आप इस क्वेश्चन को अलग अलग ब्रेक करके सोचो। आप ऐसे सोचो कि साइन और कॉस इनवर्स को भूल जाओ, ln को देखो। इस ln ने अपने इस x पे क्या कंडीशन लगा रहा होगा? ये जो ln है ये क्या कंडीशन लगा रहा होगा x पे? ये x पे कंडीशन लगा रहा होगा कि x का वैल्यू भाई 0 से बड़ा होना चाहिए। ln का जो आर्ग्यूमेंट होता है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। अब आप इस ln को भूल जाओ, अब आप cos इनवर्स को देखो। cos इनवर्स ने क्या कंडीशन लगाई होगी ln x पे? cos इनवर्स समथिंग अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पे कंडीशन आती है कि ये समथिंग जो है ये -1 और 1 के बीच में रहना चाहिए हमेशा। तो ln x का वैल्यू हमेशा कहां से कहां तक होना चाहिए? -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। अच्छा, और ये साइन, इस साइन ने अपने इस cos इनवर्स ln x पे क्या कंडीशन लगाई होगी? साइन समथिंग अगर होता है तो साइन इस अपने आर्गुमेंट पे, इसको मैं आर्गुमेंट बोल रहा हूं, ठीक है, इस आर्गुमेंट पे क्या कंडीशन लगाता है? कुछ भी कंडीशन नहीं लगाता, ये आर्गुमेंट तो कुछ भी हो सकता है। साइन अपने आर्गुमेंट पे कोई कंडीशन नहीं लगाता, तो साइन ने अपने इस आर्गुमेंट पे कोई कंडीशन लगाई नहीं। कॉस इनवर्स ने कंडीशन लगाई, हाँ लगाई कि ln x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। अच्छा, अब आप ऐसे देखो, मैं कर क्या रहा हूं। मान लो मैंने x का वैल्यू डाला 10, मान लो मैंने x का वैल्यू डाला 10 डाला, ठीक है। ln 10 आ गया, मान लो 5 आ गया, तो 5 जो होगा वो cos इनवर्स के लिए इनपुट होगा। जो भी मैं x का वैल्यू यहाँ पे डालूंगा वो ln के लिए इनपुट होगा। ln x जो आउटपुट देगा वो cos इनवर्स के लिए इनपुट होगा, ऐसी तो होगा। फिर cos इनवर्स जो आउटपुट देगा वो साइन के लिए इनपुट होगा। तो सबसे पहले तो ln ने x पे कंडीशन लगाया कि भाई x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे मैं x का नेगेटिव वैल्यू डाल सकता हूँ। मान लो मैंने x का वैल्यू -5 डाला, तो ln -5 तो डिफाइन ही नहीं होगा, तो वो तो पहले ही नॉट डिफाइन आ जाएगा। तो सबसे पहली कंडीशन आ गई कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है। चलो, फिर ln x जो आउटपुट देगा वो cos इनवर्स के लिए इनपुट होगा। cos इनवर्स का जो इनपुट होता है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है। जैसे cos इनवर्स समथिंग का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। ln x का जो आउटपुट है वो cos इनवर्स के लिए इनपुट है, तो ln x का आंसर हमेशा -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। मान लो मैंने x का वैल्यू 10 डाला और ln x ने मेरे को 5 दे दिया। अब ये 5 cos इनवर्स के लिए इनपुट होगा, तो cos इनवर्स के अंदर 5 वैलिड इनपुट है या इनवैलिड इनपुट है? cos इनवर्स का जो इनपुट होता है वो इनपुट हमेशा -1 और 1 के बीच में होता है। तो ln x, अगर ln x 5 बन जाए, x का वैल्यू 10 पुट किया, ln x फॉर एग्जांपल, मैं ये नहीं बोल रहा कि ln 10 5 होता है। फॉर एग्जांपल अगर x का वैल्यू 10 पुट करने पे ln 10 5 आ जाए, मान लो 5 आ गया, तो cos इनवर्स को 5 पे दिक्कत है या नहीं है? cos इनवर्स 5 आउटपुट देगा या नहीं देगा? नहीं देगा। cos इनवर्स तो आउटपुट तभी देता है जब cos इनवर्स का जो इनपुट है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो ln x जो भी आउटपुट देगा वो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब cos इनवर्स जो आउटपुट देगा वो आउटपुट चाहे कुछ भी दे, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साइन का जो इनपुट होता है वो तो कुछ भी हो सकता है। दुनिया का कोई भी नंबर साइन का इनपुट हो, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन आ गई मेरी, x ग्रेटर देन 0। दूसरी कंडीशन ये देख लो। अच्छा, ln x का आउटपुट -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। ln x का आउटपुट, ln x का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है, ये ln x का ग्राफ है। तो आप मेरे को बताओ, ln x का आउटपुट अगर -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, तो x का वैल्यू कहां से कहां तक होना चाहिए? ln x 1 कब देता है? हाँ, 1 आउटपुट में 1 कब देगा? आउटपुट में 1 देगा जब
x का वैल्यू e हो, x का वैल्यू e पे ये y का वैल्यू 1 देता है, मतलब ये e कॉमा 1 से पास होता है। और ये -1 कब देता है, y का वैल्यू -1 कब मिलेगा मेरे को, जब x का वैल्यू क्या हो बताओ, 1/e हो। तो ये जो शेडेड ग्राफ है ना, जब ये शेडेड ग्राफ है, ये है हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ। ठीक है, ये जो मैंने ग्राफ शेड किया है, तो देखो इसमें मैंने लिख भी दिया, x का वैल्यू अगर 0 से 1/e के बीच में रहता है, तब तो y का वैल्यू -∞ से -1 के बीच में रहता है। ठीक है, x का वैल्यू जब e से 1/e के बीच में रहेगा, तब y का वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहेगा। और x का वैल्यू जब e से बड़ा कोई भी x का वैल्यू लेके देख लो, तो y का वैल्यू 1 से इंफिनिटी। ये बात समझ आ रही है? एक बार मैं फिर से बता देता हूं, देखो x का वैल्यू जब आप 1/e से e के बीच में लोगे, तो आउटपुट कहां से कहां तक मिल रहा है, -1 से 1 के बीच में ही तो मिल रहा है। जब मैंने ये इनपुट डाला तो आउटपुट मेरे को ये मिल रहा है, देख लो, मैंने x एक्सिस पे भी शेड कर दिया और y एक्सिस पे शेड कर दिया। 1/e डालने पे -1 मिला, e डालने पे 1 मिला, और 1/e और e के बीच में आउटपुट -1 से 1 के बीच में मिल रहा है। तो ln x का जो आउटपुट है, ये ln x का ग्राफ है, ln x का आउटपुट -1 से 1 के बीच में कब मिलेगा, जब x का वैल्यू 1/e से e के बीच में हो, x बिलोंग्स टू 1/e से e। -1 और 1 को इंक्लूड करना है, तो 1/e और e इंक्लूड होगा। ये बात ठीक है। e से यहां आगे की तरफ जाओगे तो आउटपुट 1 से बड़ा मिलेगा, 1/e से पीछे आओगे, 0 और 1/e, ये छोटा सा जो इंटरवल बन रहा है 0 और 1/e के बीच में, आउटपुट मेरा -∞ से -1 मिलेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे ना, टेकिंग इंटरसेक्शन, क्योंकि ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए एंड ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। पहला हाँ, ये पहली कंडीशन आ रही है कि 0 से बड़ा होना चाहिए, दूसरा कंडीशन आ रही है कि भाई 1/e से e के बीच में होना चाहिए। दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो आंसर आ जाएगा x belongs to 1/e to e, क्लोज। यही क्वेश्चन आपके जेई एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसमें, कोई मुश्किल चीज नहीं है, देख लो। मुश्किल है कोई, बस ये दो कंडीशन ही तो लगाई। कॉस इनवर्स का जो डोमेन होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है, ये आपको याद रखना है। आईटीएफ में मैं डिटेल में बताऊंगा कि -1 से 1 क्यों होता है, बट अभी तो याद रख लो। ठीक है, ये मैंने लिखाए हैं ना आपको इनवर्स के सारे, ये देखो ये लिखे तो हैं सारे ये। ठीक है, साइन इनवर्स x अगर लिखा हुआ है तो x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। जैसे मान लो कोई बच्चा बोले साइन इनवर्स 2 का वैल्यू बताओ, तो नॉट डिफाइन, साइन इनवर्स 2 कुछ भी नहीं होता। कोई बच्चा बोले साइन इनवर्स 1.00001 का वैल्यू बताओ, तो साइन इनवर्स के अंदर जो x का वैल्यू जो रहेगा, साइन इनवर्स x के अंदर जो x का वैल्यू रहेगा, वो x का वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। अगर कोई बच्चा बोले ना साइन इनवर्स 1.00001 का वैल्यू बताओ, तो वो नॉट डिफाइन आएगा। साइन इनवर्स कब डिफाइन होगा, साइन इनवर्स x आउटपुट y, साइन इनवर्स x जो आउटपुट देगा y, वो कब देगा, जब x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में हो। ठीक है, साइन इनवर्स का जो इनपुट है वो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। ऐसे ही अगर कोई कोसिकेंट इनवर्स x है, मान लो कोसिकेंट इनवर्स x के अंदर x का मैं क्या क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ, कोसिकेंट इनवर्स x के अंदर x का क्या क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -1 एंड 1। तो अगर कोई मेरे से पूछे कोसिकेंट इनवर्स 0, तो नॉट डिफाइन आएगा। कोई मेरे से पूछे कोसिकेंट इनवर्स 1.001, तो वो डिफाइन है। सारी वैल्यूज एक्सेप्ट -1 एंड 1, सारी वैल्यूज एक्सेप्ट -1 एंड 1, ये बात ठीक है। तो ये आ जाएगा।
अच्छा, कोसिकेंट इनवर्स 1 की अगर बात करें ना, कोसिकेंट इनवर्स 1 डिफाइन होता है, तो 1 डोमेन के अंदर रहना चाहिए। 1 एंड -1 कोसिकेंट इनवर्स एक्स की एंड कोटेंजेंट इनवर्स एक्स की डोमेन के अंदर रहेंगे। अच्छा, इसमें ना मैंने गलती कर दी, ठीक है। ये कोटेंजेंट इनवर्स एक्स के लिए है, ठीक है। टेन इनवर्स और कोटेंजेंट इनवर्स एक्स का डोमेन होता है एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल, और कोसिकेंट इनवर्स और सीकेंट इनवर्स के लिए होता है ये, ठीक है। ये आएगा। और एक और करेक्शन है, ये ना ओपन आएगा। -1 और 1 इंक्लूड करने होते हैं, -1 और 1 को एक्सक्लूड नहीं करते, ठीक है। यहां पे ये ओपन आएगा। तो -1 और 1 के बीच वाली सारी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये R क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। सेट ऑफ ऑल रियल, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर में से हम -1 और 1 के बीच वाली सारी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बट -1 और 1 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, मतलब डोमेन के अंदर -1 एंड 1 आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये करेक्शन था, ये इसको कर लो, ये आ जाएगा, ये आएगा आंसर, ठीक है। ये क्या है? ये जो मैंने लिखा है, दिस इज डोमेन ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स एंड कोसिकेंट इनवर्स एक्स, ठीक है। टेन इनवर्स एंड कोटेंजेंट इनवर्स एक्स का ऑल रियल आ जाएगा। ये है। इसका मतलब क्या है? ऑल रियल में से मैं -1 और 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। ऑल रियल में से -1 एंड 1 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, ऑल रियल में से -1 एंड 1 के बीच वाली सारी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो -1 एंड 1 तो डोमेन के अंदर रहेगा, -1 और 1 थोड़ी ना सब्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। तो ये चीज है, ऑल रियल में से, हाँ, ये आ जाएगा। -1 एंड 1 को इंक्लूड करना है, ठीक है। ये करेक्शन कर लो। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तब तक आप इस अभी तक जो हमने किया है इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। थैंक यू।